मेरा नाम सरोज है। माता पिता कितने शौक से अपने बच्चों की शादी करते हैं। वे बेटियों की शादी इसीलिए करते हैं ताकि बेटियां ससुराल में जाने के बाद सुखी रहें और उनकी तरफ से हमें किसी बात की कोई परेशानी न रहे। बेटों की शादी इसीलिए करते हैं कि घर में बहू आ जाएगी तो वह सास ससुर का ख्याल बेटी बनकर रखेगी और उसे हम लोगों से माता पिता के जैसा प्यार मिलेगा। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते वैसा नहीं होता। आजकल 60% घरों में देखा जाता है कि सास बहू में हमेशा लड़ाई रहती है। मगर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा मन करता था कि मेरे बेटे की जल्द से जल्द शादी हो जाए और मेरे घर में बहू आ जाए। मैं अपनी बहू को हमेशा बेटी बनाकर रखूं, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी। सारी जिंदगी मैं बेटी के लिए तरसती रही थी। मेरी कोई बहन भी नहीं थी। मैं इकलौती थी और मेरा बेटा अब जवान हो गया था। अब मैं उसके लिए एक अच्छी और संस्कारी लड़की तलाश करने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी जो भले ही पढ़ी लिखी न हो, मगर घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल ले। ऐसा नहीं था कि मैं घर का कोई काम नहीं करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बहू से भी घर के काम हो जाते हो, और अगर नहीं आते हो तो वह इन कामों में रुचि रखती हो। मुझे मॉडर्न बहू नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं खुद भी मॉडर्न नहीं थी और ज्यादातर पुराने ख्यालात की थी। अपने बेटे को मैंने बहुत पढ़ाया लिखाया था। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह अच्छी जगह पर नौकरी करता था। हमारे 2-3 मकान भी थे जिनको हमने किराए पर दिया हुआ था। उनसे हमारे पास ढेर सारा किराया आता था। मैं अपने बेटे आकाश के लिए लड़कियां देख देख कर थक गई थी, क्योंकि मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। मेरा एक ही बेटा था। मैं चाहती थी कि मैं उसके लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊं। मैं जब हार कर घर में बैठ गई तो मैंने अपने बेटे से कह दिया कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारी शादी खुशी खुशी तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ करवा दूंगी। मगर वह कहने लगा कि मम्मी, मैं तो लड़कियों से ज्यादा बात भी नहीं करता, उन्हें पसंद क्या करूंगा। आप तो जानती हो कि मैं शुरू से ही मामलों में नहीं पड़ता। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। आप जिस लड़की के साथ मेरी शादी करवा दोगी, मैं खुशी खुशी उसके साथ जिंदगी गुजार लूंगा। मैंने कहा कि बेटा, जिंदगी गुजारना जिंदगी का मकसद नहीं होता, बल्कि जिंदगी को खुलकर जीना और उसमें अपनी खुशियों को तलाश करना ही जिंदगी का असल मकसद होता है। मेरा बेटा कहने लगा कि मेरी खुशियां तो सिर्फ मेरी माँ से जुड़ी हुई है। मेरा बेटा शुरू से ही बहुत समझदार था। वह ज्यादातर अपने काम पर ध्यान दिया करता था। यही वजह थी कि उसने अपने पिता के मरने के बाद घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। वह अपने पिता की हर जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरा कर रहा था। उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकता था। वह लड़कियों से बहुत दूर रहता था। उसे कोई लड़की पसंद भी नहीं थी। अगर पसंद होती तो वह जरूर मुझे बता देता। आजकल के लड़के तो वैसे भी खुलेआम माता पिता के सामने अपनी पसंद बता देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें तो अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करनी है। मगर मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा बेटा जानता था कि मैं उसके लिए खूबसूरत लड़की की तलाश कर रही हूँ, तभी उसका रिश्ता लगने में समय लग रहा है। यह बात मेरे बेटे ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाई थी। उसने कहा था कि मम्मी, आपको हमेशा से ही मेरे लिए खूबसूरत लड़की की तमन्ना रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान ऊपर से जैसा दिखता है मगर अंदर से वैसा नहीं होता। असल में अंदर से वह कुछ और ही होता है। मैं तो अपना फैसला आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मगर बात अब साफ हो गई थी कि मुझे ही कुछ न कुछ करना था और फिर फाइनली मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। उसका नाम नैना था। नैना बेहद सुंदर थी। मैं उसके घर से उसका फोटो भी लेकर आ गए थे ताकि आकाश को दिखा सकूं। घर जाने के बाद आकाश के टेबल पर नैना का फोटो रख दिया था और उसे कहा था कि इसे एक नज़र देखकर तो देख लो। मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी, मुझे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे लिए अच्छी लड़की ही तलाश की होगी। मगर मैंने उसे बहुत समझाया कि जिंदगी तुम्हें उसके साथ गुजारनी है। ऐसा तो नहीं है कि तुम शादी की पहली रात ही उसे देखोगे। यह पुराना जमाना नहीं है। तुम प्लीज एक नज़र लड़की को देख लो। मेरे बेटे ने लड़की को देखा तो उसे भी वह पसंद आई थी। उसने कहा था कि मुझे तो पसंद आई है, आपको पसंद हो तो आप इस रिश्ते को फाइनल कर देना। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई थी। मैंने लड़के वालों को अपने यहाँ अपने बेटे से मिलने के लिए बुलाया था। वे लोग मेरे बेटे से मिले। उन्होंने हमारा घर बार देखा। उन्हें यह सब कुछ बहुत अच्छा लगा था और इस तरह दोनों का रिश्ता तय हो गया था। मगर लड़के वालों की हरकतों से ऐसा लगता था जैसे वह अपनी बेटी की शादी बहुत जल्दबाजी में करना चाहते हैं।
उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी में शादी करने का फैसला किया था। रिश्ता तय होते ही मेरे बेटे की शादी नैना के साथ पूरे 1 महीने में ही हो गई। मेरे बेटे की नई जिंदगी का आगाज हो गया था। हमने उम्मीद के सपने सजाए हुए थे कि अब हमारा घर भी एक नई रोशनी से जगमगा उठेगा। वैसे तो नैना देखने में बहुत ही मासूम सी लड़की लगती थी, लेकिन अंदर से तो वह बहुत ही चालाक निकली। शुरू के दिनों में ही धीरे धीरे उसकी असली फितरत सामने आने लगी, क्योंकि शादी के कुछ मेहमान उसके मायके के भी थे। उनमें से एक औरत ने मेरा टकराव हुआ था। उस औरत को मैंने दूसरी औरत से बातें करते हुए सुना था कि अच्छा हुआ नैना की शादी हो रही है। वैसे भी उसने अपने माता पिता को बहुत तंग करके रखा हुआ था, मगर उस औरत की नज़र झट से मुझ पर चली गई थी, इसीलिए वह खामोश हो गई थी। तो मैं उसके करीब गई और मैंने कहा कि नैना ने अपने माता पिता को कैसे तंग किया था। क्या उसकी बातों में कुछ हाई फाई डिमांड होती थी, तो आपसे भी ऊंची ऊंची डिमांड करेगी और आपको भी पूरी करनी होगी। मैंने कहा कि हाँ हाँ, मैं अपनी बहू की हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी। वह तो मुझे मेरी बेटी समान है। मैं इसे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जा रही हूँ। हमारे पास पैसों की तो वैसे भी कोई कमी नहीं थी, और फिर नैना भी मेरी एक ही तो बहू थी। मैं जो चाहे उसके खातिर कर सकती थी। मैं ऐसा लगता था वह औरत कहना तो कुछ और चाहती है, मगर बोल कुछ और गई, क्योंकि उसने बात को बदल दिया था और अब धीरे धीरे मेरी बहू की सारी हरकतें हमारे सामने खुलकर आने लगी थी। नीना के बारे में आखिर उसके अपने रिश्तेदार ऐसा क्यों कह रहे थे कि वह जिस घर में जाएगी उसकी नानी याद दिला देगी, क्योंकि तमीज नाम की कोई चीज इस लड़की के अंदर पहले से ही नहीं थी। फिर इसका मतलब यह नहीं था कि वह बुरी इंसान थी, क्योंकि किसी के अंदर एक बुराई हो तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, पर नीना के अंदर तो बुराइयां ठूस ठूस कर भरी हुई थी। वह बहुत ही सुस्त थी। घर के किसी भी काम में हाथ बटाने का उसका कोई इरादा नहीं था। मैंने सोचा कि अभी उसकी नई नई शादी हुई है, और वैसे भी शादी के बाद ससुराल में लड़कियों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए वह भी धीरे धीरे करके एक एक कामकाज को अच्छी तरह से समझ जाएगी। इसीलिए मैंने कुछ दिन खामोशी रख ली थी, लेकिन जब उसकी सुस्ती दिन ब दिन बढ़ती चली गई तो मैंने धीरे धीरे उसे प्यार से समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह घर का कोई काम नहीं करती थी, बस सारा दिन अपने कमरे में आराम करती रहती थी। मैंने उससे कहा कि नीना बेटा देखो, यह तुम्हारा घर है, तुम्हें ही तो अब इस घर को संभालना है, और मेरा बेटा तुम्हारा पति है, उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, और एक औरत के लिए अपने पति का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मेरी बातों का नैना पर कोई असर नहीं होता था। वह मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं उस पर कोई जुल्म कर रही थी। उसका बिहेवियर तो हमेशा कड़क ही रहता था, और वह मुझे ऐसे पलट कर जवाब देती थी कि मैं अंदर तक टूट कर रह जाती थी, क्योंकि ऐसी बदतमीजी तो हमारे पूरे खानदान में कोई नहीं करता था। हम लोगों में बहुत तमीज से बात की जाती थी, मगर बहू ही मुझे पलट कर जवाब देती थी। मुझसे कहने लगी कि आपको तो हमेशा मुझसे कोई ना कोई शिकायत ही रहती है। जो मेरा मन करेगा वह मैं खुद कर लूंगी, जो मेरा मन करेगा वह मैं खुद कर लूंगी, आपको न जाने क्या तकलीफ रहती है। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह जाती थी, और कभी कभी सोचने लग जाती थी कि शायद मैं ही गलत हूँ। वह अपनी जगह सही कह रही थी। मैं पहले भी तो घर के सारे काम किया करती थी ना, अभी भी कर लूंगी तो कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी। शायद मैं ही उसे ज्यादा उम्मीद रख रही हूँ, लेकिन जब मैं देखती कि खाने के समय हो या घर के दूसरे काम हो, तो वह कभी भी सही तरीके से उन कामों को नहीं करती। तो मेरे दिल में ही बेचैनी बढ़ने लगी कि नैना न सिर्फ सुस्त थी बल्कि जिद्दी और बदतमीज भी थी। जब भी मैं उसे कुछ कहने की कोशिश करती, उल्टा वह मुझे ही इल्जाम देने लगती और लड़ने लग जाती। हमारे घर में कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन वह तो हल्की आवाज में कभी बात करती ही नहीं थी। उसकी आवाज इतनी कड़क और तेज होती थी कि घर के बाहर तक जाने लगी थी। मुझे तो उसे बोलने में भी अब डर लगने लगा था कि कहीं घर की लड़ाई पड़ोसियों को पता न चल जाए, वरना पड़ोसी सोचेंगे कि इस घर में न जाने किस बात पर झगड़ा होता रहता है। हमेशा वह यही कहती रहती थी कि आप मुझे तंग करती रहती हो। उसकी ऐसी बातों से अब मेरा बिहेवियर भी सख्त हो गया था, लेकिन मेरा बिहेवियर तो सिर्फ बातों तक ही था। मुझे नहीं पता था कि वह बदतमीजी पर उतर आएगी और मेरे साथ इतना बुरा करना शुरू कर देगी। न जाने वह मुझसे किस बात की दुश्मनी निकालना चाहती थी। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आपका दुश्मन बन जाता है तो आपके साथ बुरा व्यवहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वह भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही कर रही थी। पहले इस घर में हम तो माँ बेटी ही हुआ करते थे। वैसे तो मैं ही सबके कपड़े धोती थी, मगर हम दोनों माँ बेटे के ज्यादा कपड़े नहीं होते थे।
लेकिन जिस दिन से नैना घर में आई थी वह इतने ज्यादा कपड़े चेंज करती थी कि मैं उसे तंग आ गई थी। वह मुझे तंग करने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकतें किया करती थी। कभी कभी तो वह दिन में 2 या 3 बार कपड़े बदल लिया करती थी। वह खुद तो कपड़े धोती नहीं थी, बस कपड़े उतारकर मेरे आगे डाल दिया करती थी। सर्दियों का मौसम चल रहा था, टंकी में ठंडा पानी आता था, इसीलिए मैं गीजर ऑन करके गर्म पानी लेकर कपड़े धोने लगी थी। एक दिन मैंने देखा कि नीना ने गीजर बंद कर दिया और टंकी में ठंडा पानी आने लगा। मैं गई तो मैंने देखा कि गीजर तो बंद है। मैंने कहा कि गीजर न जाने किसने बंद कर दिया। इतने में मैं दोबारा गीजर खोलने ही वाली थी कि दोबारा से नैना आ गई और कहने लगी कि बिल क्या तुम्हारा बाप देगा, चुपचाप ठंडे पानी से ही कपड़े धो लो। मेरा पति मेहनत से कमाता है, तुम उसकी कमाई को बर्बाद कर रही हो। कोई जरूरत नहीं है गीजर करके पानी इस्तेमाल करने की, इससे लाइट का बिल बढ़ता है। उसकी बातों को मैं खामोशी से सुनती रही। उसके अपने ही कपड़े ज्यादा होते थे और अब वह मुझे इन कपड़ों को ठंडे पानी से धोने को कह रही थी। मैं बूढ़ी औरत थी, मेरा जवान बेटा था और अब मेरी उम्र हो रही थी, मगर कोई बात नहीं। जब उसने मुझे गीजर ऑन नहीं करने दिया तो मैं अब सारे काम ठंडे पानी से ही करने लगी थी। ठंडे पानी से काम करने के बाद मुझे बहुत ठंड लगती थी। अब मैं कपड़े ही ठंडे पानी से नहीं धोती थी, बल्कि घर का सारा काम ही ठंडे पानी से किया करती थी। बर्तन धोना, साफ सफाई करना वगैरह वगैरह। मैं किचन में जाकर खाना बनाती। शाम के टाइम पर अंधेरा होने लगता तो मैं किचन की लाइट ऑन कर लिया करती थी। जब भी वह जाकर किचन की लाइट झट से बंद कर देती और कहती, कहा है ना कि बिजली का फालतू इस्तेमाल मत किया करो। अब वह मेरे हर काम में टांग अड़ाने लगी थी। हमेशा मुझे मेरे ही बेटे की कमाई के बारे में बताती रहती थी। आकाश मेरा बेटा था, जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे पढ़ाया लिखाया, मगर मेरी बहू शादी होने के बाद मेरे बेटे की हर चीज पर अपना कब्जा करना चाहती थी। मुझे तो जैसे वह इस घर का सदस्य समझती ही नहीं थी। बहू के ऐसे व्यवहार और घर में ठंडे पानी से काम करने की वजह से अब मेरे हाथ पैर भी ज्यादा नहीं चलते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वह हर समय मेरे खिलाफ कोई ना कोई योजना बनाती रहती। वह हमेशा मुझे दुख देने का कोई ना कोई नया तरीका निकाल लेती थी। उस समय बहुत सर्दी बढ़ रही थी, जनवरी का महीना था। नैना अपने कमरे में आराम से रूम हीटर चलाकर सारा दिन कमरे में बैठी रहती थी, जबकि मेरे कमरे का रूम हीटर चलाने से वह साफ मना कर दिया करती थी कि रूम हीटर नहीं चलाना। एक दिन मेरा बेटा जल्दी काम से वापस आ गया और जब उसने देखा कि मैं ठंड में ठिठुर रही हूँ तो उसने कहा, माँ रूम हीटर क्यों नहीं चलाती, आज तो बहुत ठंड है। उसने मेरे कमरे का रूम हीटर ऑन कर दिया। मैंने अपने बेटे से मना भी किया, नहीं रहने दो, मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, लेकिन उसने फिर भी जबरदस्ती रूम हीटर ऑन कर दिया। उसके जाने के बाद बहू कमरे के अंदर आई और उसने कहा, रूम हीटर बेटे के कहने के बावजूद भी मत चलाना, वरना अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह मेरे कमरे से चली गई। बहू की हरकतें बहुत बढ़ती जा रही थी, अब मुझे तंग करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती थी। एक दिन तो मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। मैंने गीजर ऑन करके एक बाल्टी गर्म पानी ले लिया था। मैं अपने कपड़े निकालने के लिए कमरे में आई तो देखा कि सारा का सारा गर्म पानी बहू ने फेंक दिया और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है गीज़र का पानी इस्तेमाल करने की। मेरे मना करने के बावजूद तुमने एक गीज़र इस्तेमाल किया। अब तुम ठंडे पानी से ही नहाओ, यही तुम्हारी सजा है। मैं सारी जिंदगी सर्दियों में गर्म पानी से नहाती आई थी। मैं भले ही ठंडे पानी से सारे काम कर लेती थी, मगर कभी भी मुझे ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता था। आखिरकार मेरी उम्र हो गई थी। बहू कमरे से में चली गई तो मैं खामोशी से किचन में चली गई और किचन में जाने के बाद मैंने गैस पर भगोने में पानी गर्म कर लिया। गर्म पानी का भगोना लेकर मैं बाथरूम में आ ही रही थी कि तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया। थोड़ा पानी उछलकर मेरे पैर के ऊपर आ गया और बाकी का पानी फर्श पर गिर गया। मेरा पैर मुड़ गया। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, मगर बहू अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देखती रही। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भी वह बाहर नहीं आई। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे पैर में बहुत गहरी चोट आई थी। मेरे पैरों पर भी गर्म पानी पड़ गया था और मेरे पैर भी जल गए थे, मगर बहू ने मेरी एक न सुनी। तभी अचानक पड़ोस की एक औरत चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हमारे घर में आ गई। उसने मुझे उठाया और मेरे कमरे के बिस्तर तक ले गई। कहने लगी, आपकी हालत मुझे ठीक नहीं लगती, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आप क्या कर रही थी? क्या घर में कोई भी नहीं है? इससे पहले मैं उनको जवाब देती, मेरी बहू के कमरे से तेज तेज टीवी की आवाज़ बाहर आने लगी। नैना की आदत थी कि वह बहुत तेज आवाज में टीवी देखती थी। पड़ोसन समझ गई थी कि बहू कमरे के अंदर मौजूद है और टीवी देख रही है। यह सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने कहा, आपने अगर गर्म पानी किया ही क्यों?
आपके घर तो गीजर लगा हुआ है। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं बहू के आने के बाद अपने ही घर की हर चीज के लिए कितना तरस रही थी। पड़ोसन ने कहा, भाभी जी, आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मगर मैंने उसे साफ मना कर दिया। वह पूछने लगी, आखिर आप कर क्या रही थी? मैंने उसे बताया कि गर्म पानी बाथरूम में लेकर जा रही थी। आज बहुत ठंड है तो सोचा गर्म पानी करके नहा लूं। मगर मैं गिर गई, पानी भी गिर गया और मेरे पैर में भी चोट लग गई। उस औरत को इस बात का अफसोस हुआ, मगर फिर भी वह समझ रही थी कि मैं गर्म पानी के लिए कितना तरस रही थी। बिना मेरे कुछ बताए भी वह औरत सब कुछ समझ गई थी। थोड़ी देर के बाद जब मेरा पैर थोड़ा ठीक हुआ तो वह वहां से चली गई। मैंने अपने पैर पर नारियल का तेल लगाकर उसकी मालिश कर ली। मेरे पैर की तकलीफ में थोड़ा फर्क आ गया, मगर फिर भी मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। जब रात को मेरे बेटे ने मुझे लंगड़ाते हुए चलते देखा तो वह मुझसे पूछने लगा, आपके पैर में चोट कैसे आई? मैंने उसे बताया कि मैं गिर गई थी। उसने तभी अपनी पत्नी को आवाज लगाई और उससे कहने लगा, माँ के पैर में चोट लग गई है और तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। नैना ने आकाश से कहा, तुम्हारी माँ को बहुत शौक है घर के काम करने से। मना करती हूँ कि घर का कोई काम मत किया करो। घर के काम करने के लिए मैं मौजूद हूं ना, मगर यह मेरी सुनती ही नहीं है। मेरा बेटा नैना के सामने मुझे डांटने लगा, इस उम्र में आपको काम करने की क्या जरूरत है? अब नैना आ गई है ना, वह सारे काम करती तो है। मैंने देखा कि नैना ने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया था और वह एक कुटिल सी मुस्कुराहट के साथ हंस रही थी। बस यही काफी नहीं था, उसने मुझे परेशान करने की हर हद पार कर दी थी। रात के समय जब सारे काम से निपटने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटने के लिए गई और मैंने अपने लिहाफ ओढ़ा तो अचानक मुझे कुछ अजीब सा खुजली महसूस हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुजली मेरे बिस्तर में ही आ रही हो। मैं ठंड की वजह से अपने पूरे शरीर पर लिहाफ ढके हुई थी। धीरे धीरे मेरे शरीर में खुजली होने लगी और फिर खुजली इतनी तेज हो गई कि मेरे पूरे शरीर पर लाल लाल निशान आ गए थे। मैं खुजली करते करते परेशान हो गई थी। न जाने यह सब क्यों और कैसे हुआ था, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगा कि शायद मेरे बिस्तर में कोई कीड़ा होगा जिसने मुझे काट लिया होगा। मैंने अपना पूरा बिस्तर तलाश कर लिया था, मगर मुझे कहीं भी कोई कीड़ा दिखाई नहीं दिया। सारी रात मैं खुजली से बेचैन रही थी। उधर मैं ठंड से कांप रही थी। जितना मैं बिस्तर पर लेटती उतनी ही मेरी खुजली बढ़ती जा रही थी। तंग आकर मैंने बिस्तर छोड़ दिया और सारी रात तड़पती ठंड में कुर्सी पर बैठकर गुजारी थी। सारी रात मुझे नींद भी नहीं आई थी। इसी वजह से मुझे ठंड लग गई थी और तबीयत खराब रहने लगी थी। बेटा तो सुबह होते ही अपने ऑफिस चला जाता था। सारा दिन मेरा बड़ी मुश्किल से गुजरता था। अब तो मुझे नहाए हुए भी कई दिन गुजर गए थे। मेरी हड्डियों में अजीब तरह का दर्द रहने लगा था। अगर मैं सोचती कि 5 मिनट के लिए आराम कर लूं तो मैं अपने बिस्तर पर आराम भी नहीं कर सकती थी। एक दिन मैंने बहू को देख लिया था कि वह मेरे कमरे में जाकर चोरी छिपे एक तरह का पाउडर मेरे बिस्तर पर छिड़क रही थी। अब मुझे समझ आ गया था कि यह कोई केमिकल है जिससे बिस्तर पर लेटने के बाद मेरे शरीर में खुजली होती है। मैं अपने बेटे को यह सब कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मेरा बेटा नैना के साथ बहुत खुश रहता था। वह मेरे साथ बिल्कुल सौतेला जैसा सुलूक कर रही थी। हर बहू बुरी नहीं होती। मैं तो अपनी बहू को बेटी बनाकर इस घर में लेकर आई थी, मगर वह मेरी बेटी न बन सकी। वह मेरे बेटे के साथ खुश रहती थी। यही सोचकर मैंने कभी अपने बेटे को कुछ नहीं बताया कि मेरा बेटा तो इस लड़की के साथ खुश है। और वैसे भी अब मेरा बेटा उसका इतना दीवाना हो चुका था कि अगर मैं उसकी कोई शिकायत उससे करती भी तो वह मेरी बात का यकीन न करता। नीना मेरे बेटे से जो कहती वह वही किया करता था। हर हफ्ते में 2 बार उससे शॉपिंग पर जाना जरूर होता था। रात को मेरा बेटा 9 बजे तक घर आता तो 10 बजे वह दोनों कहीं न कहीं घूमने जरूर जाते थे और रात को लगभग 12 बजे तक घर के अंदर आते थे। मेरा बेटा अगर मेरे लिए कोई खाने की चीज लेकर आता तो नीना मुझे इशारे से खाने को मना कर दिया करती थी। मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। आज पड़ोस की औरतें सब अच्छी तरह से देख रही थी कि मेरी बहू ने मुझे तंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह सब मुझे यही कहती थी कि तुम अपनी बहू के खिलाफ आवाज उठाओ, अपने बेटे को उसकी सारी हरकतों के बारे में बताओ। मगर मैं अपने बेटे की खुशी नहीं छीन सकती थी। मेरा बेटा उसके साथ बहुत खुश था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इस घर में अशांति फैले। मगर मैं अपने बेटे से शिकायत करती तो उन दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता और नैना मुझसे और भी ज्यादा दुश्मनी निकालने लगती। मैं रात में बिस्तर को धो दिया करती थी, यही सोचकर कि बिस्तर को धोने से इसके अंदर से वह खुजली वाला केमिकल निकल जाएगा। मगर सर्दी का समय था। धूप का कभी दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता था। किसी दिन धूप निकलती तो किसी दिन नहीं निकलती थी। बिस्तर गीला ही रह जाता था। बिस्तर धोने से इतना फायदा होता था
कि उसमें मौजूद केमिकल निकल जाता था, लेकिन बिस्तर सूख नहीं पाता था। मैं सारी रात फिर भी इसी तरह से गुजारती थी। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। जितने शौक से मैं अपनी बहू को इस घर में लेकर आई थी, वह मेरी जिंदगी उतनी ही दुश्वार बना रही थी। मेरी हड्डियों में अब इतना दर्द होता था कि मैं कोई काम करने के काबिल न रही थी। फिर भी घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। बहू का व्यवहार दिन ब दिन इतना दुश्मनी भरा होता जा रहा था कि मुझे उसे डर लगने लगा था। कुछ दिनों के लिए नीना अपने मायके रहने के लिए चली गई थी, तो मुझे जरा सुकून मिल जाता था और मैं पेट भरकर खाना भी खा लिया करती थी। उसके होते हुए मैं ठीक से खाना भी नहीं खा सकती थी। लेकिन वह अपने मायके से 3 दिन में ही वापस आ गई थी। न जाने क्यों उसे इतनी जल्दी यहाँ आने की लगी हुई थी। कई बार मैंने हिम्मत की कि अपने बेटे को ये सब कुछ बता दूं, मगर मेरे बेटे की दीवानगी अपनी पत्नी के लिए दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही थी। वह हर दिन अपनी पत्नी के लिए दीवाना होता जा रहा था। उसके सामने वह मेरी बहुत तारीफ करता रहता था। कहता था, माँ, वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, हमेशा मुझे आपके बारे में फिक्रमंदी जताती रहती है। मेरा बेटा खुश होता था कि उसकी पत्नी घर को भी अच्छे से संभाल रही है और उसका मन भी रखती थी, जबकि वह यह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी की असल हकीकत तो सिर्फ मैं ही जानती थी। एक दिन मुझे पता चला कि बहू माँ बनने वाली है। शायद उसे बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए वह खामोशी से डॉक्टर के यहाँ चली गई। मैं समझी कि शायद वह अपने मायके जा रही हो, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं पूछा। वैसे भी वह मुझसे ज्यादा बोलती ही कब थी, और ना ही वह किसी की कोई बात सुनती थी। बस हमेशा अपनी ही दुनिया में मग्न रहती थी, अपना ही सुनती, अपनी मर्जी चलाती और अपनी मर्जी से सारे काम करती थी। दूसरों की रोक टोक उसे जरा भी पसंद नहीं थी। वह घर से निकलकर डॉक्टर के पास गई थी। उसे यह बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए उसने डॉक्टर से बच्चा गिराने की दवाई ली थी। जब वह घर आई तो बहुत खुश नजर आई थी। वह बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसकी तबीयत बिल्कुल भी बिगड़ी हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन रात तक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अचानक न जाने उसे क्या हो गया कि वह बिस्तर से भी उठ नहीं पा रही थी। तभी मेरा बेटा घर आया, उसे फौरन अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल जाकर पता चला कि उसने बच्चा गिराने की दवाई खाई थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई है। यह बात मेरे बेटे ने सुनी तो आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी से शिकायत करने लगा। फिर तुम्हें बच्चा गिराने की दवाई खाने की क्या जरूरत थी? तुम माँ बनने वाली थी, यह बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? इस बात का इल्जाम भी नैना ने मुझ पर लगा दिया कि माँ नहीं चाहती थी कि हमारे घर में कोई बच्चा है। मैं चौंक कर नैना की तरफ देखने लगी और अपने बेटे की तरफ भी देखा। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो नैना? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? तो वह कहने लगी, आप ही तो मुझे बच्चा गिराने की दवाई खाने के लिए जिद कर रही थी। मैंने कहा, नहीं नहीं बेटा, यह झूठ बोल रही है। भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरा बेटा मेरी बात पर यकीन कर रहा था, मगर नैना ने बात को ऐसा घुमा फिरा दिया कि वह नैना की बात पर यकीन करने लगा। नैना ने कहा, तुम्हारी माँ काफी लंबे समय से मुझसे कह रही है कि बच्चा करने की कोशिश मत करना। अभी मेरा बेटा ही कम उम्र का है, उसका भी बच्चा आ जाएगा तो वह उम्र से बड़ा लगने लगेगा, और मेरी भी बड़ी उम्र में इतनी जान नहीं है कि पोता पोती को खिलाती रहूं। तुम्हारी माँ तो हमेशा से मुझे बच्चे के लिए मना करती है। मैंने कभी तुम्हें इस बारे में इसीलिए नहीं बताया कि कहीं तुम्हें यह सब सुनकर गुस्सा न आ जाए और तुम अपनी माँ को गलत न समझने लगो। मैं तुम दोनों माँ बेटे के बीच में गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में खुशी खुशी तुम्हारी माँ को बताया तो उनका मूड खराब हो गया था और उन्होंने मुझसे कह दिया कि खबरदार, अगर तुमने माँ बनने की खबर अपने पति को बताई तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह घर से निकल गई। मुझे समझ नहीं आया कि वह कहाँ जा रही है। जब वह वहां से आई तो बच्चा गिराने की दवाई लेकर आई और मुझसे कहने लगी कि यह दवाई खा लो। मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया तो मुझसे झगड़ने लगी। मैंने सोच लिया था कि रात को तुम घर आओगे तो मैं तुम्हारी माँ की हकीकत के बारे में सब कुछ बता दूंगी, मगर रात होने से पहले ही इन्होंने मुझे खाने में यह दवाई मिलाकर दे दी और अब देखो क्या से क्या हो गया। वह इस तरह से रोते हुए अपने पति को सारी बातें बता रही थी और अपनी पत्नी की मासूमियत और उसके आंसू देखकर मेरे बेटे का दिल पिघल गया और अपनी पत्नी की बात पर यकीन कर गया। उसने मुझे सबके सामने डांटना शुरू कर दिया। मैं अपने बेटे से रो रो कर कह रही थी कि नहीं बेटा, यह झूठ बोल रही है, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। आखिरकार मेरे बेटे के दिल में वह मेरे खिलाफ काफी जहर भर चुकी थी। अस्पताल में बैठी मैं एक तरफ आंसू बहा रही थी। मुझे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी पत्नी की बातों में इतना आसानी से आ जाएगा। वैसे तो इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, सारी की सारी गलती नैना की थी। अब क्या कर सकते थे, नैना थी ही इतनी चालाक। उसके खुद के माता पिता भी शादी के
बाद एक दिन भी अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल नहीं आए थे। नैना खुद ही अपने मायके जाती रहती थी। मुझे उसके रिश्तेदार की कही हुई वह बात याद आई थी जब शादी के समय उसने कहा था कि इस लड़की ने तो अपने माता पिता को भी बहुत तंग किया हुआ है, यह अपने ससुराल जाने के बाद क्या करेगी। अब मुझे इस बात का मतलब समझ आया था। जब तक नैना की तबीयत खराब थी तब तक मेरे शरीर की खुजली भी खत्म हो गई थी, मगर जैसे ही नैना कुछ दिन बाद ठीक हुई उसने फिर से अपनी वही हरकतें करनी शुरू कर दी थी। मैं बहुत तंग आ गई थी, पूरे शरीर पर खुजली से मेरा बुरा हाल हो गया था। एक दिन मैंने अपने बेटे से कह दिया था, बेटा मेरे शरीर में बहुत खुजली हो रही है। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे ने मेरी कोई परवाह नहीं की, बल्कि वह कहने लगा, माँ आप अपने कपड़े खुद अपने हाथों से और बिल्कुल अलग धोना। ऐसा ना हो कि नैना और मेरे कपड़ों से आपके कपड़े टच हो जाए। ऐसे ना हो कि नैना और मेरे कपड़ों से आपके कपड़े टच हो जाए तो आपकी एलर्जी हम लोगों तक पहुंच ना जाए। इस बात का ध्यान रखना। यह बात सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सी ठेस पहुंची। आखिरकार मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता था। उसे ऐसा लगता था कि मैं एलर्जी की मरीज हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बेटे के ऑफिस जाने के बाद नीना मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बस कुछ दिनों की बात और है बुढ़िया, अब तो तू दिन ब दिन बीमार रहने लगी है। तू कुछ ही दिनों की मेहमान है, तू यहाँ से चली जाएगी तो इस घर की मैं अकेली मालकिन बन जाऊंगी। उसकी बात में मैं धीमे धीमे मुस्कुराई। सच्चाई क्या वह यह नहीं जानती थी कि वह इस घर की बहू थी। अगर वह मेरे साथ मिलकर रहती, मुझे अपना मान सम्मान देती, तो कभी यह न चाहती कि वह इस घर की मालकिन मेरे मरने के बाद बनेगी। वह तो जीते जी भी इस घर की मालकिन थी। आखिरकार वह मेरे इकलौते बेटे की पत्नी थी। यह सब कुछ मेरे बेटे का और उसकी पत्नी का ही तो था, मगर वह यह बात समझ ही नहीं रही थी। वह तो मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी। उसने मेरे शरीर में इतनी बीमारियां पैदा कर दी थी कि मैं अपने बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रही थी। मगर फिर भी वह मेरे बेटे के जाने के बाद मुझे कहती कि घर का काम करो, वरना दोनों समय का खाना नहीं दूंगी। मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाती। वह खुद तो पेट भरकर खाना खाती, मगर मुझे मामूली सा खाना दिया करती। कहती, महंगाई के दौर में कम खाना खाया करो। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी गुजर चुकी है, अब तुम्हें ज्यादा जीने की जरूरत नहीं है। मेरी हड्डियों में इतना दर्द रहता था कि मैं रात को दर्द से तड़पती थी। बिस्तर में जाकर लेटती तो खुजली होने लग जाती थी और बिस्तर से बाहर निकलती तो ठंड लगने लगती थी। जनवरी की सर्दियों का मौसम बहू के आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता था कि जैसे दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही हो। बहू मुझ पर बहुत जुल्म ढा रही थी। हर दिन मेरा बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। मैं रोती रहती थी और यही सोचती थी कि क्या मैं हर घर की बहू ऐसी ही होती है। मुझे अच्छी तरह से याद था, जिस समय मेरी सास जिंदा थी वह मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। मैंने उनका बेटी से भी बढ़कर ख्याल रखा था। न जाने मेरे भाग्य में ही नीना जैसी बहू क्यों लिखी हुई है। हर रोज मैं अपना बिस्तर धोकर डाल देती थी। बहू ने इस बात की शिकायत भी आकाश से कर दी। वह कहती कि तुम्हारी माँ पागल हो गई, इतनी सर्दी में भी रोज अपना बिस्तर धोकर डाल देती है। बिस्तर सूखता नहीं और रात हो जाती है। इस तरह तुम्हारी माँ बीमार नहीं होगी तो क्या होगा। अपने बेटे को क्या बताती कि तुम्हारी पत्नी मेरे साथ क्या क्या कर रही है। मैं तो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन मैं कड़कती ठंड में घर का सारा काम कर रही थी। उस समय मुझे तेज बुखार भी था। मैं भगवान से अपनी मौत की प्रार्थना कर रही थी और रो रो कर सारे काम कर रही थी। मेरे पड़ोस वाली औरत का हमेशा मेरे घर में आना जाना था। वह मुझसे बहुत हमदर्दी रखती थी, मगर अब बहू को वह भी बुरी लगने लगी थी कि वह हमारे घर ज्यादा क्यों आती है। मैं अपनी किस्मत को बहुत रो रही थी। पानी में हाथ डालने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था। बहू वॉशिंग मशीन भी इस्तेमाल करने नहीं देती थी। कहती थी कि घर में इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि खुद वह सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती थी। मैं झुक झुक कर घर के सारे काम कर रही थी कि अचानक घर के अंदर मेरा बेटा आ गया। उसने मुझे काम करते हुए देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे तक ले आया। उसने मुझे छुआ तो कहने लगा, आपको तो बहुत तेज बुखार है और आप इतने बुखार में भी घर के कामकाज कर रही हो। बेटे की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। इस समय तो वह ऑफिस में होता है, वह घर में क्या कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी कमरे में आराम से रजाई में लेटी हुई नींद ले रही थी। मेरा बेटा जोर जोर से अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा। उस समय न जाने मेरे बेटे को क्या हो गया था। उसका इस तरह से गुस्सा करना मेरी कुछ समझ में नहीं आया। वह अपने पति की आवाज सुनकर नैना जब बाहर आई तो कहने लगी, क्या हुआ, किस बात का शोर मचाया हुआ है। तो मेरे बेटे ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि माँ की कितनी तबीयत खराब हो रही है, उनको बहुत तेज बुखार है और तुम बिस्तर में आराम कर रही हो, जबकि मेरी माँ घर के सारे काम कर रही है।
तुम में शर्म नहीं आती ऐसी हालत में उनसे घर के काम करवाते हुए? अपने पति के इतने गुस्से वाले व्यवहार को नीना से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह चिल्लाने लगी, कहने लगी, तुम्हारी माँ पागल हो गई है, हर दूसरे तीसरे दिन अपना बिस्तर धोती रहती है। मैंने तो तुम्हारी माँ को ही सब करने के लिए नहीं कहा, घर के सारे काम काज मैं ही करती हूँ। अगर आज उन्होंने एक दो काम कर भी लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं खामोश खड़ी हुई थी। मेरा बेटा कहने लगा, माँ बताओ, तुम घर के सारे काम करती हो ना? उसने अपनी पत्नी से कहा, नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे भी हमेशा यही लगता था कि तुम ही घर के सारे काम करती हो, मगर तुम मेरे पीछे मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार करती हो। यह सब कुछ लोगों के जरिए पता चला है। मैं अभी भी खामोश थी जब मेरे बेटे ने चिल्लाकर मुझे दोबारा पूछा, बताओ माँ, क्या तुम घर के सारे काम करती हो? तो मैं घबराकर उसे जवाब दिया, हाँ हाँ बेटा, मैं ही घर के सारे काम करती हूँ। मैं रोना शुरू कर दिया और कहा, तुम्हारी पत्नी मुझे बहुत तंग करती है, इसी की वजह से मेरे शरीर पर एलर्जी हुई। वह मेरे बिस्तर पर खुजली वाला केमिकल डाल देती है। मैं जब बिस्तर पर जाकर लेटती हूँ तो मेरे शरीर में खुजली होने लगती है। उसने कहा, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि मेरी माँ इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही, इतनी बीमार बीमार सी क्यों रहने लगी। आज मुझे वजह पता चली कि तुम इतनी ठंड में न तो गर्म बिस्तर में सो रही हो और ना ही तुम्हें आराम मिलता है। आज मुझे सच्चाई का पता चला है। यह सुनकर बहू कहने लगी, कौन सी सच्चाई, कैसी सच्चाई? तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करती, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता? सारे काम मैं ही करती हूँ। उसने एक जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी के मुंह पर मार दिया और उससे कहने लगा, आज तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। आज मैं जल्दी ऑफिस से आ रहा था, तभी मैंने अपने पड़ोस के दोस्तों को एक साथ बातें करते हुए देखा। मैं उनके करीब गया और उनसे जाकर कहने लगा, यार, तुम लोग मुझे कहीं दिखाई ही नहीं देते, आजकल कहाँ रहने लगे हो? तो वह कहने लगा, हम तो यहीं रहते हैं, मगर हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने कहा, आखिर तुम्हारी बात का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, यार, तुम कैसे इंसान हो, अपनी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। इस उम्र में तुम्हारी माँ को तुम्हारे सहारे की जरूरत है और तुम हो कि अपनी माँ की कोई फिक्र नहीं करते, बस अपनी पत्नी के पीछे पड़े रहते हो। मैंने उनसे कहा, आखिर क्या बात है? मैं तो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता हूँ, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा, दरअसल हमारी माँ तुम्हारे घर आती जाती रहती है, तो उन्होंने तुम्हारी माँ को घर के सारे कामकाज करते हुए देखा है। वह बेचारी बूढ़ी औरत सर्दी में ठिठुरते हुए घर के सारे काम करती है, बीमार रहती है। तुम्हारी पत्नी उन्हें खाना तक नहीं देती, उन पर बहुत अत्याचार करती है। तुम्हारी माँ बेचारी किस तरह रो रो कर अपनी जिंदगी गुजार रही है, यह सब आज पड़ोसी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। एक तुम हो जिसे अपनी माँ का दर्द दिखाई ही नहीं देता। तुम्हारी पत्नी की जिंदगी तो बड़ी आराम से गुजर रही है। हम तुम्हारे दोस्त हैं। हमारी माँ ने कहा है कि हम तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। वह कहती है कि अगर हम भी तुम्हारे संपर्क में रहे तो हम भी तुम्हारे जैसे ही हो जाएंगे। तुम्हें अपनी पत्नी की ऐसी हरकतों पर रोक लगानी चाहिए। हमारी माँ कहती है कि अगर आने वाले समय में हमने भी आकाश जैसी संगत ले ली और हमारी पत्नी भी हमारी माँ के साथ यह सब कुछ किया तो क्या होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हमने भी अपनी पत्नी को पूरी छूट दे दी तो हमारी माँ का हाल भी आकाश की माँ जैसा ही हो जाएगा। यह सब सुनकर तो मुझे एक जोरदार झटका लगा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ के साथ मेरे ही घर में ऐसा होता है। मैं यहाँ खामोशी से आया तो मैंने देखा कि मेरी माँ अभी भी ठंड में ठिठुरते हुए सारे काम कर रही है। मुझे इस बात का गुस्सा आया और मैंने देखा कि तुम अपने कमरे में मौजूद हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरी बूढ़ी माँ को इतना सताते हुए। बताओ, तुम्हें यह सब कुछ करके क्या मिला? इस बात पर नैना ने मेरे बेटे से बहुत बदतमीजी की थी। इस बात से यह स्पष्ट हो गया था कि वह सच में उसकी माँ के साथ भी बहुत गलत कर रही थी, क्योंकि नैना का व्यवहार ही ऐसा था। लोगों की सही बात भी उसकी समझ में नहीं आती थी। वह हमेशा लड़ने झगड़ने और अपनी दुश्मनी निकालने पर उतर आती थी। वह मेरे बेटे से इतनी बदतमीजी कर रही थी कि मेरे बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान की कृपा से आज बेटे के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ गई थी। मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने बेटे को सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी पत्नी अब तक मेरे साथ क्या क्या कर चुकी है। यह सब कुछ सुनकर नैना तो परेशान हो गई थी। वह आकाश से कह रही थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर मेरी पड़ोसन ने जो देखा था वह आकाश को सब कुछ बता चुकी थी। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने अपनी बहू के हर दुख को खामोशी से बर्दाश्त किया था। मेरे सब्र का फल भगवान ने मुझे बहुत मीठा दिया। मेरे बिना कुछ कहे ही सारी सच्चाई मेरे बेटे के सामने आ गई थी। उसने उसी समय नैना को घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने आकाश को यह बात भी बता दी थी कि नैना को बच्चा नहीं चाहिए था। उसने वह बच्चा अपनी मर्जी से गिराया था और इल्जाम मुझ पर लगा दिया था। आकाश को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया था।
नैना जब अपने मायके गई तो उसके घर वालों ने आकाश को फोन करके कहा, हम इसे अपने घर में नहीं रखना चाहते, प्लीज इसे यहाँ से आकर ले जाओ, क्योंकि यह बहुत चालाक और शातिर लड़की है। इसे तंग आकर अपना पीछा छुड़ाने के लिए हमने इसकी शादी तुम्हारे साथ कर दी थी। आकाश ने कहा, आपकी बेटी ने मेरी माँ का जीना दुश्वार किया है। मुझे ऐसी पत्नी की भी कोई जरूरत नहीं है। आकाश उसे तलाक देना चाहता था। जब नैना के घर वालों ने भी उसे अपने घर में नहीं रखा और इधर वह अपने पति से भी बहुत बातें सुन चुकी थी, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और वह माफी मांगती हुई रोती हुई हमारे घर आ गई थी। उसने आकाश के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े और माफी मांगी। उसने कहा कि वह बचपन से ही घमंडी है, उसका स्वभाव शुरू से ही खराब है, मगर अब जब वह अपने मायके वालों की भी नहीं रही और अपने पति की भी नहीं रही, तो अब उसे इस बात का एहसास हुआ था कि लोगों के साथ बुरा करना अच्छा नहीं होता। वह रोते हुए अपने पति से माफी मांगने के लिए आई थी और उसने अपने एक एक गलती की माफी अपने पति से मांगी थी। वह मुझसे भी माफी मांग रही थी। मेरा बेटा उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था, मगर मैंने उसे समझाया और कहा, इसे माफ कर दो, क्योंकि गलती करने वाले इंसान को अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका जरूर देना चाहिए। मेरे बेटे ने उसे माफ करके उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था, उस जिसकी आभारी वह आज तक है। उसके बाद कभी भी उसने मेरे साथ गलत करने का सोचा भी नहीं। अब वह मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहती है, मगर मेरे शरीर को उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। मेरा इलाज चल रहा है, क्योंकि जब मेरा बेटा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि मेरे शरीर में ठंड बैठ चुकी है। इस उम्र में हड्डियों में ठंड बैठ जाना अच्छा नहीं होता। मेरी बहू आज भी शर्मिंदा है। अब वह घर के सारे काम करती है और पूरी गृहस्थी अच्छी तरह से संभाल रही है। कुछ दिन तक तो मेरा बेटा उससे नाराज रहा, मगर जब उसने मेरी बहुत सेवा की तो धीरे धीरे मेरे बेटे ने उसे स्वीकार कर लिया और अब हम सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के दुख का कारण बनकर हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए और उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद लोग हमें अच्छे शब्दों से याद करें, न कि यह कहे कि अच्छा हुआ वह इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आप सरोज की जगह होते और आपके साथ इतना गलत व्यवहार होता, तो क्या आप अपनी बहू को माफ कर देते? क्या गलती करने वालों को इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।